अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं पुलिस के गयूर और बहादुर नौजवानों की खूबसूरत बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बस हम जुनैद साहब बखुदा तुसी अपने हुस्न च इज़ाफ़ा कर लेंदे हो, साडा जो तारुफ करांदे हो, यकीन माने इतनी दिल की गहराइयों से खुशी होती है कि लगता है कि जो हमने 25-30 साल इस दश्त की स्याही में गुजारे हैं उसको आपने सफेद कर दिया है। उस स्याही स्याही में नहीं गुजारे, आप लोगों ने सयाही में गुजारे। वाह जी वाह, तुसी जनेद साहब दे सर जी हुसन दी गल कीती है, क्या सोहणे ने। लेकिन शायरा ने भी लिखा है कि हुसन ते वफा कदी एक नहीं हुए। और बेटे तू तो वैसे ही हुसन के खिलाफ है। छड़ दे इस गल नूं, जुनैद साहब प्यारे ने बेटे, नो डाउट इस जेल च बिठा लो। दरवेश आदमी ने हाँ, मैं नजर न्याज नहीं करता। बेटे प्रोग्राम में आए हुए हैं, उनसे तवीज़ दादा लेने नहीं आए हुए। साफी है, वो जर्नलिस्ट हैं, यू नो जर्नलिस्ट। तेनू ताकत दा अंदाजा नहीं जर्नलिस्ट दी, मुझे लगता है तू मेरा ख्याल है तेनू सिर्फ तंदूर वाले दी ताकत दा अंदाजा है। वैसे आजकल हम जो अखबार नवीस लोग हैं वो आपसे गुफ्तगू करते हुए, बहस करते हुए थोड़ा सा डरते हैं, पता है आपको? नहीं जुनैद साहब ये बात ना करे, प्लीज ये बात ना करे। देखे मेरी बात सुने, हमें मुलाजिम आदमी, हमें जो हुक्म मिलता है हमने वो करना है। जुनैद साहब हमारी जाति तो हम तो ताबेदार हैं, जाती तौर पे तो हम ताबेदार हैं, हर एक के ताबेदार हैं। अब देखे ना, आप जब किसी होटल पे जाते हैं, आप कहते हैं जी 1 प्लेट कौरमा ले आओ, और जो लाने वाला है अगर वो खलो जाए, आहा मैं मिसाल देने लगा, तू मंगाने वाला बन जाने। आपने अभी मिसाल दी है, आया नहीं है, वो पहले खा गया। अगर कौरमे का ऑर्डर देंगे तो वो कौरमा ही आएगा ना जी। अगर वो दाल माश ले आएगा तो आप तो लड़ पड़ेंगे, उसको होटल से निकालना पड़ेगा, मालकों को होटल से निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें जो ऑर्डर मिलता है हम उसके मुताबिक जनाब काम करते हैं। ऊपर थोड़ा सा ज्यादा या कम नमक मिर्च डालना वो तो आपके इख्तियार में होता है ना? जुनैद साहब ये तो फिर हर कोई, जब भी जिसकी भी हुकूमत होती है वो कहता है कि तेरा नमक तो थोड़ा तेज रखना पड़ेगा, मिर्चें थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी। ये तो फिर हर हुक्मरान जो है वो फिर जो जैसा काम कहता है वैसे कर देते हैं। वैसे भी हमारे पास काली मिर्च होती है जो नजर नहीं आती, सिर्फ चुभती है। बेटे ना जिक्र करे, अगर एक दिन पहले भी तू काली मिर्च गले च फसा बैठा से, बड़ी मुश्किल तेन सर्जन को ठीक करवाया सी। इसके गले में काली मिर्च पूरी फंस गई तो डॉक्टर ने पूछा था कि काली मिर्च बचानी है या बंदा बचाना है। वीकनेस इसको इतनी है कि काली मिर्च फंसी हुई है गले में और शोर मचा रहा है। डॉक्टर को कह रहे हैं जी तरबूज फंस गया। सो जुनैद साहब, हम होते हैं हुक्मरानों के और अपने ऑफिसर्स के गुलाम। अब देखिए इस वक्त जो आईजी साहब आए हैं जुनैद साहब, पुलिस की हिस्ट्री में ऐसा आईजी नहीं आया पहले। पुलिस की क्या, इंसानी हिस्ट्री में ऐसा है। अल्लाह आपकी खैर करे। ये जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, माशाल्लाह। शक्ल से आपने देखा होगा, दरवेश और जुनैद साहब डॉक्टर भी हैं, ये फिजिकली भी ऐसा अपने मातायतों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं माशाल्लाह। तस्बीह लोटा जायनमाज लेके 6 बजे अपने हुजरे में चले जाते हैं, इतने दरवेश है वो। जुनैद साहब हर तस्बीह वाला बंदा दरवेश ही होता, कई अपना नोट भी गरंडे होते हैं। बात ये है जुनैद साहब के हमारा जो आईजी साहब है ना जी, ये उन अपने दरवेशों में शामिल होते हैं जुनैद साहब, जिन्होंने इंसानियत को पनपाया है। पनपाया, हाय हाय हाय, समझ रहे हैं पनपना से पनपाया मैंने कहा है। पनपाया। सो जुनैद साहब बात ये है कि एक अफसोस है कि हमने इस महकमे में जितनी मेहनत और जितनी जाफशानी के साथ और दिन रात एक करके ड्यूटी दी है, जुनैद साहब 13 साल हो गए हैं ये फूल लगाए हुए। और देखें आप, नसीम शाह जो क्रिकेटर है उसको डीएसपी के फूल लगा दिए। मुबारक हो। देखे यार, अब तो क्रिकेटर्स जो है वो डीएसपी बन गए और आप देखें, अब देखें ना, आप देखें आप क्रिकेट ही खेल लेते सर। वो मैंने कहा है अपने दोस्तों को, मैंने कहा यार बात सुनो, एक गेंद के पीछे दौड़ सकते हैं, डाकुओं पीछे नहीं दौड़ सकते। जो डाकुओं के पीछे दौड़ते हैं, जो खतरनाक लोगों के पीछे दौड़ते हैं, उनको आप बैज नहीं लगा रहे डीएसपी के, और जो सिर्फ एक गेंद के पीछे दौड़ के सारी जिंदगी गुजार देते हैं उनको आपने डीएसपी के बैज लगा दिए। सर जी वैसे उन्होंने फूलों की कदर रखी है। ये जो मैच हुआ है जिसमें 6 छक्के लगे वहां पर आज को, उसमें आखिरी ओवर नसीम शाह का 9 स्कोर थे, उसने नहीं होने दिए। ओ यार बात तेरी ठीक है तीक, मगर बेटे ये भी तो देखो कि मेरी जिंदगी में कितने ओवर हो चुके हैं। और मैं तो हजारों ओवर करा बैठा जितनी मेरी नौकरी हो गई है। मुझे भी तो डीएसपी के बैज लगनी चाहिए ना। बच्चे जवान हो गए, बच्चे जवान में बेटे गल करने ली कोई जाहिर है जब 30 साल हो गए नौकरी तो बच्चे जवान ही होना, उन्होंने तो कोई इट्टा तो नहीं रखी।
जुनैद साहब बात ये है कि हमारी जो प्रमोशन होती है उसकी तरफ भी अगर तवज्जो दी जाए। कोई आईजी साहब आते जाते रहते हैं, मगर ये वाले जो आईजी आए हैं क्या? इतने कमाल किस्म के आईजी, मैं समझता हूँ इनको चाहिए कि अपने माताहतों की तरफ भी तवज्जो दें। बिल्कुल। और ये अपने माताहतों को जो जिनका इस्तेहसाल हुआ है कई सालों से, उनको ये जिस तरह इन्होंने नसीम शाह को बैज लगाए हैं, उसी तरह अपने बच्चों को, अपने माताहतों को भी बैज लगाएं। वो तो खैर मुश्किल मामला है। मेरी तजवीज़ ये है कि आप लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, फिर आपकी प्रमोशन होगी। शाबाशी, यानी ये उम्रे मशवरा दे रहे हो, यानी तरक्की भी ना हो तो लक भी रह जाए, नाल चुक भी पै जाए। सोचा तो सही कि आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, क्या मंजर हो। सर जी मैंने लग सकता फुल कोई अच्छा क्रिकेट खेलते हैं अतीक जी। सिर्फ इंज करन नाल नहीं फुੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, इंज करन ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋ ਗਏ। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी अपने अतीक जी को बॉलिंग मैं खुद कराऊंगी, वही कोई पराया बॉलर बाउंसर ही ना मार दे। रजिया एक गल याद रखी, कोई बाउंसर मारेगा मैनू ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਤੀਕ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਬੜੀ है। साहब जाने कुर्बान करने वाला महकमा है और इतनी ज्यादती होती है, यकीन माने कि शर्मिंदगी होने किसी वक्त तो ये दिमाग में फंस जाता है कि वो क्यों भर्ती हुए पुलिस से, क्यों भर्ती हुए। नहीं, माशरा भी आप लोगों की सर्विसेज की कदर करता है, उसकी इज्जत करता बहुत है। शुक्रिया। और आप लोग भी अपने फ़राइज़ जो हैं वो ज़्यादातर जो है पूरी तनदही के साथ अंजाम देते हैं। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि आप लोग मतलब ऐसी परफॉर्मेंस शो करते हैं कि उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों गुजरांवाला में देखा, जी जी। डाकू आए, 4 पुलिस एहलकार वहां पे ड्यूटी दे रहे थे, अच्छा। उनसे गन पॉइंट पे उनका सरकारी असला भी ले गए, मोबाइल्स भी ले गए, 22,000 रुपया भी ले गए, और ये तमाशा देखते रहे सारे। सदके जावा जुनैद साहब, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਮਗਰ ਮੇਂਗਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। आप मुझे बकरी कह रहे हैं? नहीं, ਤੁਹਾਡੀ मेंगनी भी सोनी है, ठीक है, तुसी प्यारी हो मेरी जान। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना वो आप फॉलो करें प्लीज, फॉलो करें। आप देखें बात ये है जुनैद साहब कि जब किसी ऐसे टॉपिक में बात हो रही हो जहाँ पे आप पुलिस को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, दोनों पहलू देखने चाहिए। जहाँ पे आप काबिल सताइश काम करते हैं, सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करती है। वो जुनैद साहब ऐसे सोसाइटी दी ये हालत है कि अप्रिशिएट नहीं करती। जरा को कोई पैड़ी शा सामने आ जाए वो उन्होंने फड़ के और रगेते ने लीरो लीर कर छड़ते ने बंदे नू। सारे चंगे काम जेडे ने ऊपर सुट देंदे ने अगले दे। ताड़ी मेहरबानी है इसलिए ना इहो जी गल करो। ये जेड़ा गुजरांवाले दा तुसी वाकया दस्सिया ना, मेरी जान देखो हुआ क्या है ये गौर करें। ये जो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है जुनैद साहब, ये वो शख्स है जुनैद साहब जो उन डाकुओं का सहूलतकार है। इसलिए पकड़ा हुआ है। जी जुनैद साहब, हुआ ये है कि इस तो शख्स ये डाकुओं को इतनी सहूलत दे सकता होगा? इतना तो है ये। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो सर। जितने तुम्हारे बच्चे छोटे-छोटे- छोटे ही होने हैं, तुम्हारे बच्चे आलम चन्ना होंगे। जुनैद साहब देखो बात ये है कि ये करियाना मर्चेंट, हाँ, करियाने की दुकान है इसकी। फुटेज जो इकट्ठी की है कैमरों के साथ, वो चारों के चारों डाकू जुनैद साहब इसके दुकान पे गए हैं। उन्होंने इससे बोतलें पी हैं। खाली बोतलें चलो बंदा किधरों भी पी लेता है, मगर जुनैद साहब उन्होंने नाल एक चिप्स का पैकेट भी ले आए। और सर गाहक कोई भी आ सकता है दुकान पे, क्या कर रहे हैं आप? ओ मेरे सोनिया, जेडी चिप्स है ना ये सहूलतकारी है। तू समझ नहीं रहा क्या गल। मतलब मैं भी नहीं समझ पा रहा। ओ मेरी जान देखो तुसी, एक डाकू है जेड़ा उत्ते डाका मारन जा रहे हैं। हाँ, वो तो पहली पसूड़ी में है, पसूड़ी तो आप समझती है। तो समझता हूँ। आप आजकल तो मुख्तसर बात माशाल्लाह करें साफियों ना में बड़ी कि हुई है चिप्स पसूड़ी। का डकैती से क्या, चिप्स के पैकेटों में से कि मतलब पिस्तौल थे, क्या मतलब मैं समझ नहीं पा मैं रहा। बात आपको समझा रहा हूँ, आप देखें बात ये है जुनैद साहब कि एक आदमी जो है ना वो जो बोतल पीता है वो तो प्यास की वजह से पीता है। चिप्स खाना आगे सहूलतकारी है जुनैद साहब। ऐसी बात है, क्या फजूल बात कर रहे हैं। वो सहूलतकार हो और वाल बना के बैठे थे। चलो थोड़ा किया है तो थोड़ा सा जरा हो रहा, हाथ मार दो, जरा सर में दर्द हो रही है। ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। और सर तमाम दुकानों वालों ने चिप्स रखी है तो वो सारे सहूलतकार है सर। मैं तुम्हें बताता हूँ सारे डाकुआ नहीं सौदा बेचन डे। सारे साथ ना मिला लो, अपनी तरफ से अपना जुलूस बनाना चाह रहे हो
कि पुलिस के खिलाफ जुलूस निकाल दूंगा मैं? जुनैद साहब, ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇਗਾ ਹੈ ਉੱਠ- ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇਗਾ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਹੈ तीसरी का मजा नहीं आया सही वैसे। हाय 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 सूरत चार का- डाकू थे तो चार ही मारी है ना उसने। जुनैद साहब, बात ये है, मसला ये है कि ये जो शख्स है वो इसके जानने वाले हैं, ये बता नहीं रहा उनका एड्रेस कि वो है कहाँ। ये वैसे बोतल पीना, चिप्स खाना, मैं नहीं समझ पा रहा ਉਹ क्या ਮੇਰੀ ताल्लुक ਜਾਨ, साबित ਮੈਂ होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਤਲ ਔਰ चिप्स ਇਕੱਠੀ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ। और तो सर ये मुझसे कई दफा बोतल ले गया, चिप्स ले गया, तो मैं इसका भी सहूलत का एक मिनट बेटे, एक मिनट, कैमरे में वो तुम्हें पैसे देते हुए नहीं नजर आ रहे। जुनैद साहब, उन्होंने इससे बोतल और चिप्स दोनों चीजें चारों ने खाई हैं और उसके बाद इसको यकीनन कहा होगा, जो आवाज नहीं है कैमरे में, इसको कहा होगा कि अभी हम जा रहे हैं बुराई पे, काम पे जा रहे हैं, अब वापसी में तुम्हें पैसे देंगे। अपने साथ वारदात हुई है, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि कहाँ तक पहुंच गए। फुटेजेस भी निकलवा ली हैं। लोगों के साथ वारदात होती है, वो फुटेजेस लेके इनके पास जाती है, ये देखते तक नहीं है। जी सर। वो जुनैद साहब, देखते क्यों नहीं? उसमें कौन सा बारिश वाला गाना होता है? देखते क्यों नहीं? मगर देखें, कुछ ऐसी फुटेज होती हैं जिससे नहीं पता चलता कि डाकू किधर गया, किधर आया, कि क्यों आया। ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ दूर की हो तो पिक्सल फट जाते हैं बॉस। अल्लाह तेरी खैर करो। ये बड़ा तेरा एक पिक्सल का मुंह में बेटे ना गल कर। जुनैद भाई, बात ये है कि ये जो पुलिस के साथ ज्यादती की है डाकुओं ने, मैं समझता हूँ ये भी जो पुलिस है इसको कम सहूलतें मिलने की वजह से हुई। और क्या आपको पूरे एक साल के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए दिए गए थे गाड़ियों में पेट्रोल के लिए, पूरे साल के लिए? आपने 7-8 महीने में सारा बजट उड़ा दिया, अब आप मजीद 2 अरब रुपया मांग रहे नहीं हो। तो मेरी जान, पेट्रोल सिर्फ साफियां से महंगा होया है, पुलिस वास्ते नहीं महंगा होया। मुझसे लड़ आप क्यों- खुद इधर प्रोग्राम में बैठ के तो मुझसे लड़ क्यों रहे हैं आप? मैं हो ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ दसो, मैं जुरत है मेरी लड़ पवा ना, की ना। पे कर दियो है की कह देता साफियों जी का कंपैरिजन कर वो रहे हैं। मैं सदके नहीं, जावा नहीं, बस करें ना, उधर जाके ना बैठे। करो, ये ना करो मेरे नाल खुदा दा नहीं, जितनी देर तक तेरा मूड नहीं ठीक होना मैं नहीं बैठना। आप तशरीफ रखें उधर जाके मैं प्लीज। सदके जावा। सिद्दीक साहब, आप उधर उधर बैठे। बात बैठो बेटे, बैठो क्या बैठो। परफ्यूम ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ क्या परफ्यूम ਦੀ अल्लाह दे बाद अगर एंकर नाराज हो जावे तो जिंदगी रुल गई। बैठो। बात जी साहब, मैं जाऊं अब? भेजने आ, तेन भेजने आ बेटे। जी गड्डी बाहर आई है, वो जिन्ने बंदे च आए ने उन्हें वापस जाएंगे। जुनैद भाई, बात ये है कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए और उसके मद्दोजर को सामने लाते हुए आप ये देखें कि ये जो पूरे पाकिस्तान का जो महकमा है, पूरे पंजाब की जो पुलिस है, आप उसका जो पेट्रोल का बजट बनाया आपने, वो अब 8 महीने में खत्म हो गया। सिर्फ इसलिए खत्म हो गया कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। ये बात। और ऊपर से जुनैद साहब, अब देखें मुल्क की हालात कैसे हुए हैं। एहतजाज हो रहे हैं, ये धरने हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, उन जगहों पर भी पुलिस को पहुंचना पड़ता है जनाब। आप देखें तो सही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं दींगा हो रहा है, कहीं मुश्ती हो रही है और कहीं तो इकट्ठी दींगा मुश्ती हो रही है। तो मेरा मतलब है कि पुलिस को ये जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, भागदौड़ करनी पड़ रही है, वो भी जाहिर है उसकी भी पेट्रोल तो आएगा, खर्चा तो आएगा। तो उस वजह से जुनैद साहब, 8 महीने पहले हमारा पेट्रोल का बजट खत्म हो गया। तो आप खुदारा लिल्ला आप इल्तिजा कीजिए हुक्मरानों से कि पुलिस को बजट दिया जाए, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। जुनैद साहब, ये बात नहीं है, हम ये नहीं कि सारे मुद्दे इस पे डाल रहे हैं। हम इससे ये बकवाना चाहते हैं कि ये पुलिस के अगेंस्ट जितने भी काम हो रहे हैं ये उसमें मदद कर रहे हैं, और यकीनन ये पुलिस के खिलाफ आदमी है। लाजमन किसी पुलिस वाले से इसको दुख पहुंचा है जिसका ये रिवेंज ले रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह हम जो भी जितने भी ये वारदातें हुई हैं, ये हम मुजरमों को छोड़ेंगे नहीं। जुनैद साहब, आप एक तरफ ये तो बात करते हैं कि पुलिस क्या ज्यादती कर रही है, जो पुलिस के साथ ज्यादती हो रही है जुनैद साहब, वो नहीं आप देख रहे। आपने कराची देखा है, एक बारिश डीएसपी साहब, सफेद दाढ़ी वाले नेक आदमी, और किस तरह खातून ने उनको थप्पड़ मारे हैं, किस तरह धक्के मारे हैं। इंतहाई काबिल मजम्मत, पूरे मीडिया ने मजम्मत की है, पूरे और आप मीडिया ये देखिए कि पूरी कौम उनकी ने। जमानत भी हो गई है। आप ये देखिए जुनैद भाई, बात ये है कि वो जो डीएसपी साहब को थप्पड़ पड़े हैं एक खातून से, वो उससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि पुलिस की तस्लील हुई है,
असल में तो कानून के चेहरे पे थप्पड़ पड़ा है ना। कानून के चेहरे पे और मुआशरे के चेहरे पे थप्पड़ पड़ा है जुनैद साहब। मुआशरा किस तरफ को जा रहा है? वो यार तुसी डीएसपी दे बैच परे कर दियो ना, एक मिनट वास्ते जेल चो कड्डो। आप ये देखो कि एक बुजुर्ग आदमी बारिश बंदा है, आप उसके मुंह पे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मार रही है खतून सरेआम सड़क के ऊपर। इंतहाई दुख की बात है सब। तो आप यकीन करेंगे जब मैंने वो मंजर देखा टीवी के ऊपर, मैंने फौरन बैज उतार दिए। जुनैद साहब बैज उतार दिए, बैज उतार, यकीन माने रिजाइन करने का फैसला जुनैद साहब मैंने घर आपकी भाभी को फोन कर दिया। मैंने बस में बस सड़िए बस में बस। बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं, आपने रिजाइन करने का फैसला कर लिया। जुनैद साहब कहाँ जाएंगे इस मुल्क को छोड़ के? आखिरकार खिदमत तो किसी ना किसी ने करनी है ना जी इसकी। जुनैद साहब मैंने जब आपकी भाभी को कहा कि भाई बस दिल टूट गया है, किरची किरची हो गया है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, उसने मुझे तसल्ली दी। फोन पे उसने कहा मेरे यहाँ टोल सपाइया तेनों रब दिया रखा। उसने जब ये गाया है जुनैद साहब गाया है तो मेरा बड़ा मुंडा आसफ फीना पीछे मेज बजा रहा है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुर्की में ये जो जल्जला है इसकी 3 दिन पहले एक डच एक्सपर्ट ने वो पहले से फोरकास्ट कर दी हुई थी, पॉइंट आउट करके कहा था कि यहाँ पे शदीद जल्जला आने वाला है। भाईजान रवा हफ्ते के इस पहले शो में जाहिर है कि जो सबसे अंदोनाक खबर है वो वही तुर्की और शाम का जल्जला है। उसके अलावा किस मौजू पे बात हो सकती है? इंतहाई दिल दहला देने वाले मनाज़र देखने को मिले हैं, देखे नहीं जा सकते हैं और कोई अंदाज़ा ही नहीं है अभी तो सिर्फ रिक्टर स्केल ने बताया है कि जल्जले की शिद्दत जो थी वो ये थी और उसके बाद जो जानी नुकसान है ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलेगा। अभी तो कहते हैं कि 5-10 हज़ार है, लेकिन कहा यही जा रहा है। वैसे पाकिस्तान में आपको याद है 2005 में जब जल्जला आया था तो पहले 2 दिन तक हमें अंदाजा ही नहीं था, वो कोई कई दिन गुजर गए, फिर पता चला कि जी पूरे के पूरे कॉलेज पूरे के पूरे स्कूल जो है वो सफ़ेद हस्ती से मिट गए सारे और नीचे से लाख से टप गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और 75,000 तक जो था वो नुकसान हुआ था, जानी नुकसान। पूरा गांव मलियामेट हो गया था, पूरे शहर कहना चाहिए, पूरे शहर। और वो मनाजर भी आज तक, वो सिस्कियाँ, वो मनाजर उस वक्त बराह रास्त दिखाए जा रहे थे कि बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए देखे नहीं जा सकते थे। एक बच्चे जो नीचे दबा हुआ था उसने पूरी कौम को कई दिन तक जगाए रखा था कि अभी तक निकला नहीं है फलां। बड़े अजीब मनाजर थे। अल्लाह मैं कुछ दिन बाद मुजफ्फराबाद गया था और मुझे याद है कि मैंने ऐसे एक ऊंचाई से देखा तो पूरा गांव जो है ना जी वो ऐसे गिरा हुआ था जैसे कोई मकान बन रहा हो तो बाहर मलबा नहीं पड़ा होता। पूरा गांव सारा ऐसे मलियामेट। और उस वक्त मुझे याद है कि पाकिस्तान में जब ये इस कर्ब से गुजरा था, बल्कि कहना चाहिए क़यामत सुगरा से गुजरा था, तो सबसे पहले कौन सा मुल्क पाकिस्तान की मदद को आया था? तुर्की। सबसे पहले तुर्की का सामान आया था, तुर्की के एक्सपर्ट्स आए थे, फिर और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो क़याम किया था, और भी मुल्कों ने, पूरी दुनिया ने हमें हेल्प आउट किया था, लेकिन तुर्की मेरा ख्याल है कि टॉप 3 कंट्रीज़ में था जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी। क्योंकि तुर्की के पास, तुर्किया रादर, उनके पास ये जो कुदरती आफात हैं इनसे निपटने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है, वो बड़ा इस पर काम करते हैं। मुझे याद है कि चंद साल पहले मुझे इस्तांबुल में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल रफ़ाई और फ़लाई तंजीम के हेड ऑफिस में जाने का इत्तफाक हुआ, तो उन्होंने मुझे कई एकड़ों पे फैला हुआ जो था वो अपना गोदाम दिखाया जिसमें ये कुदरती आफात से निपटने का या किसी को रेस्क्यू करने का जो सामान था जदीद तरीन वो दिखाया। तो मैं देख के हैरान रह गया, कहते हम तो शायद अगले 100 साल तक भी यहाँ नहीं पहुँच सकते। इन्होंने भी, हमारी हुकूमत ने भी सामान भेजा है और फौज ने भी भेजा है सामान। मैं यही सोच रहा था कि दिल करे जाते ही कह जाए कि यार तो आप जरूरत है ले जाओ। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलो ये एक गुडविल जेस्चर होता है जो बहरहाल पहुंचता है। सामान की इतनी वैल्यूज है, तुर्की में हम क्या मदद कर सकते हैं। मैं बताने ये लगा था कि मैंने वहाँ पे ये जल्जले के बाद जो रेस्क्यू करने वाला सामान है उसमें देखा था कि सबसे बड़ा मसला यही होता है ना कि मलबा उठाना, पूरे का पूरा जो लेंटर नीचे गिर जाता है इतना वजनी, उसके नीचे से लाशें निकालना, तो वो
बिल्कुल एक पंक्चर ट्यूब की तरह का एक होता है, पेपर की तरह का इतना सा, वो आप नीचे घुसा दें और पीछे से आप वॉल्व खोल देते हैं तो वो फूलना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो इतना ताकतवर होता है कि वो उसको कई फुट तक ऊपर उठा सकता है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो जाहिर है कि वो सारा कुछ ब्रुए कार ला रहे होंगे। अब जो हमारे तुर्क भाई हैं, शाम इस हवाले से डिसएडवांटेज का शिकार है, एक अरसे से वो खाना जंगी और जंगी मसाइल का, अंदरूनी मसाइल का शिकार है। इसलिए मेरा ख्याल है कि शाम के जो मुसलमान हैं उनको भी हमें इमदाद करते हुए नहीं भूलना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस कड़े वक्त से उनको जल्द अज जल्द गुजार दे और जानी नुकसान जो है, जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, उससे कम हो, कम से कम हो। और लेकिन बहरहाल ये तो क्लियर है कि जितना अभी बताया जा रहा है इससे तो बहुत ज़्यादा होगा, ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तो सिर्फ मलबा हटाने का काम शुरू हुआ है। मलबे के नीचे से कितने लोग निकलते हैं, अल्लाह आवाज ज्यादा हो सकती है, अल्लाह माफ करे। वो टाइम वो था कि दुनिया सोई हुई थी। हाँ, ज़्यादातर ज़लज़ले जो है ना, कोई 70% के करीब जो हैं वो उसी वक्त ही होते हैं जब रात सोए होते हैं लोग, और सोए सोए क़यामत गुजर जाती है और बहुत खौफनाक है। और ये जो ज़लज़ला है ना, ये इसके आफ्टर शॉक्स बहुत ज़्यादा थे। पहला गालबन जो है वो 7.8 7.9 था, दूसरा 7.6 था और फौरी बात ऊपर नीचे 2 झटके थे। और फिर आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है ना वो काफ़ी देर तक जारी रहा था। सर 1 मिनट सुने आता रहे। हाँ, इससे भी ज़्यादा जी सर जी, आफ्टर शॉक्स की भी शिद्दत थी, वो 6 से ज्यादा थी। हाँ, बहुत, यानी जिसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो 6.5 तक चले गए हों। अल्लाह माफ कर दे। अच्छा, ये भी ज़हन में हमें रखना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं होता कि रिक्टर स्केल जो है वही बताए कि तबाही की शिद्दत क्या है। बाज़ दफ़ा जो होता है वो रिक्टर स्केल पे ज़लज़ले की जो झटके की जो शिद्दत होती है जी। वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके नतीजे में जो तबाही और जानी नुकसान होता है वो कदरे कम होता है। और बाज़ औक़ात जो है वो कम रिक्टर स्केल की शिद्दत वाले जो ज़लज़ले हैं वो कहीं ज़्यादा जो है उससे वो तबाही फैला देते हैं। उसका चक्कर होता है जी, मेन पॉइंट कितना गहरा है, किस गहराई, डेप्थ कितनी है, और जिस जगह पे आया है ज़लज़ला वहाँ पे आबादी की कंसंट्रेशन कितनी है। अब गालिबन 1960 में चिली में एक ज़लज़ला आया था, वो शायद अब तक का सबसे शदीद रिक्टर स्केल पर ज़लज़ला था। 9.5 1960 के लगभग 9.5, और रिक्टर स्केल जो जाता है वो 1 से लेके 12 तक नापता है। तो ये 9.5 था जो अब तक वर्स्ट एवर था। लेकिन उसके नतीजे में आया ऐसी जगह पे था जहाँ पे आबादी की जो इर्तिकाज़ था वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि 1500-1600 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए थे। लेकिन यहाँ पे तुम देखो 7.8 7.9 ने कितनी तबाही मचाई है। पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ कि इतनी थी और 75,000 लोग थे। उसके बाद 2008 में आपको चाइना सिचुआन में जो आया था वो 83,000 लोगों की जान ले गया था। उस वक्त भी रिक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत थी वो 7+ थी, 8 को टच नहीं किया था उसने। सही बात है। आबादी, फिर बिल्डिंगें, हाँ, क्या सिचुएशन है वहाँ के लोगों की, उस हिसाब से फिर जो है हालात थे वो ज़्यादा कम हो सकते हैं। भाईजान, एक हमें हर साने से एक बात सीखनी चाहिए, उसका जिक्र भी करते रहते हैं हम, कि हमें ऐसे सानियात के बाद इमदादी कार्रवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड होना चाहिए ताकि नुकसान की शिद्दत को कम से कम किया जाए। अब हम अक्सर जिक्र करते हैं कि जापान जो है वो फॉल्ट लाइन पे है जहाँ पर ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जापानियों ने सीख लिया। ये नहीं है कि वो जापान कहे कि जी ज़लज़ला आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा मामला नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल करने की, अगर डैमेज हो जाए डैमेज कंट्रोल कैसे करना है और ज़लज़ले की शिद्दत का मुकाबला बिल्डिंग्स ने कैसे करना है ये भी उन्होंने कर लिया। उन्होंने अपना आर्किटेक्चर तब्दील कर जी, शौक लगा लिए नीचे। हाँ, जैसे बिल्डिंग झूलती रहती है, बिल्डिंग झूलती रहती है, गिरती नहीं है, मैंने या कम गिरती है। लचक पैदा कर। टीवी पे सुना था कि ये जो इस तरह का ज़लज़ला होता है उसकी एवरेज कोई 20-21 साल बनती है। तो ये देखें 20 साल बाद आया है, हमारे 2003 में आया था। हाँ, ये 2023, ये पूरे 20 साल। अच्छा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये जो ज़लज़ला है यहाँ पे टर्की और ये जो सीरिया है इसकी बाउंड्री पे, कहते हैं यहाँ पे आते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे 100 साल तक पीछे कोई ज़लज़ला नहीं आया। गुज़िश्ता 100 साल में इस जगह पे कोई ज़लज़ला नहीं आया। उससे गालिबन पहले कोई था, उसकी भी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी।
लेकिन अगर आप देखें ना, जो हैं वर्स्ट जो ज़लज़ले हैं, जो उनमें जो जानी नुकसान है, वो एक अलग लिस्ट बन सकती है। लेकिन जो ज़लज़लों की तादाद है, मतलब पिछले अगर 15 बरसों के दौरान देखा जाए या 20 सालों के दौरान देखा जाए, तो चाइना जो है वो टॉप पे है। चाइना में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आए हैं। मतलब 1990 से लेके 2022 तक चाइना में 150 मरतबा ज़लज़ला आ चुका है। ओ माय गॉड। अल्लाह। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पे ईरान है, चौथे नंबर पे जापान है, पांचवें पे अमेरिका है। मगर जैसे जापान ने अब काफी अपना स्ट्रक्चर ही तब्दील कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, इसी तरह चाइना भी लाजमन को बंदोबस्त कर रहा होगा। हम जैसे मुल्क जो हैं उनकी बैड लग ये है ना कि हम ये सारा कुछ होने के बावजूद, हमारे भी यहाँ जो ज़लज़ला आया था वो बहुत बड़ा था, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक रत्ती भी को काम हुआ हो उसे संभालने के लिए। मासिफ है ये छोटी मोटी, मुझे याद है मुजफ्फराबाद में एक होटल बना है, 5 स्टार होटल, ये पीसी वालों का, उन्होंने वो नीचे शॉक लगवाए बिल्डिंग के नीचे, चूंकि वो सुना है कि वो बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी जब वहाँ ज़लज़ला आया था, वो चूंकि बहुत बड़ा था, फिर उन्होंने उधर ही रोक के तो जापान से कोई बुला के आर्किटेक्ट, तो उससे वो उसकी अब पेडेस्टल जो है वो बदलवा लिया। अच्छा, आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये जो कुदरती आफात हैं, इनसे निपटने के लिए अब साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि पहले प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। इवन मैं जिस दौरे की बात कर रहा हूँ ना, मैं इस्तांबुल में गया, वहाँ पे ये तकरीबन ये जितना हमारा ये रिकॉर्डिंग का सेट है, हॉल है, ये पूरे का पूरा छोटी छोटी टीवी स्क्रीन से भरा हुआ था। मेरा ख्याल है कि कोई 200 के लगभग जो स्क्रीन्स लगी हुई थी, वो पूरी दुनिया को मॉनिटर कर रहे थे। अच्छा। और उन्हीं दिनों में उन्होंने मुझे बताया कि चंद दिन पहले हमने किसी, एक मुझे याद नहीं है, किसी अफ्रीकी मुल्क को पहले से बता दिया था कि आपके यहाँ ज़लज़ला आ रहा है, और वो ज़लज़ला उतनी ही कमोबेश शिद्दत का वहाँ पे आया था। अभी इस ज़लज़ले की तुर्की में, खुद तुर्की में ये जो ज़लज़ला है, इसकी 3 दिन पहले एक डच एक्सपर्ट ने वो पहले से फोरकास्ट कर दी हुई थी कि बहुत जल्द जो है, पॉइंट आउट करके कहा था कि यहाँ पे शदीद ज़लज़ला आने वाला है। 3 दिन पहले गालिबन कोई उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। हाँ, ये ट्विटर पे मौजूद है, फ्रैंक हुगरबीट नाम का बंदा है, और भी कई इदारों ने किया होगा, तो वो एक्सपर्ट है, उसने ये बताया था कि सूनर और लेटर कह के बताया था कि ये ज़लज़ला आएगा यहाँ पे, और वो 3 या 4 दिन बाद ही आ गया ज़लज़ला। और ये फ्रैंक हुगरबीट नामी ये जो एक्सपर्ट है, इसने इस ज़लज़ले की शिद्दत भी बताई हुई है कि 7.5 के लगभग होगा, जगह भी बताई थी। तो अगर साइंस इतनी तरक्की कर गई है, तो फिर मेरा ख्याल है इंसानी कोशिशों को भी तेज तर हो जाना चाहिए। और हम जैसे मुल्क आप मवाजना कर रहे हैं कि हम ज़लज़ले का मुकाबला कर सकें, हम तो ये किसी गली में मोहल्ले में आग लग जाती है तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, हमारे यहाँ इस तरह का कोई बंदा हो ना, वो बताए कि भाई जी इन्ने पॉइंट का ज़लज़ला आने वाला है, और वो आ जाए तो दिल करे उन्हें गिरफ्तार कर लेने, ज़लज़ले ना रले है। हाँ, या उसको पीर मान लेंगे हम वो एक्सपर्ट हो, हयात को दम दुम कराना। हाँ। और एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे ही ये ज़लज़ला आया है, तो एक मखसूस टोला हमारे यहाँ सरगर्म अमल हो गया है। मुझे ज़लज़ले के उस वक्त से लेकर अब तक कमोबेश 12-13 मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं कि जी हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं और हम तुर्की जाके तकसीम करना चाहते हैं। बंदा पूछे कि हमारे फ़लाँ जगहों पर राब्ते हैं, वो हमें फ़ंड भेजेंगे, तो आप हमारी मदद करें तुर्की भेजने में। भाई पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका बैठ के आपकी मदद करना चाहता है, वो आपसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है कि वो खुद मदद कर देगा। ठीक है, वहाँ पे तुर्की की हुकूमत की, शाम की हुकूमत की खुद मदद कर सकता है। वहाँ पे जो रज़ाकार तंजीमें उनकी, फिर पाकिस्तान में भी उन तंजीमों का ये काम है जिनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिनके पास तुर्किया में उनका नेटवर्क मौजूद है, राब्ते जैसे अल-खिदमत है, ये बड़े पैमाने पे ये काम करने की सलाहियत रखती है। तो अगर हर बंदा उठ के काम करना जमात इस्लामी वाले बड़ा अच्छा काम इस हवाले से करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। हाँ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पिछले 5 बरसों के दौरान आपके यानी सैयद खुर्शीद शाह साहब के असासों में 92% इजाफा हुआ है। 92%? बताए ना, वो उसको कह लेने दो ना, असी तो सुन ही नहीं सकते। वो सुन सकता था आपके बारे में, इसलिए उसने सुन लिया है।
सुन सकता है तो फिर सुनो। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये जो जल्दी में तारुफ कराया है, जल्दी जाना है कहीं? क्या हो गया सर? ओ भाई, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी का रहनुमा ही नहीं हूँ, मैं इस वक्त फेडरल मिनिस्टर भी हूँ। हाँ, वो अब कोई मेरा ख्याल है वजारत है अब भी वसाइल। नहीं, दाल सेवियाँ की है, दाल सेवियाँ। हाय 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 एक्सप्रेशन आपके ऐसे ही हैं जैसे दाल सेवियों की वजारत है। देखें, आपके लिए असल जो एहतराम की बात है, आप दावा करते हैं वो पीपल्स पार्टी का लीडर होना है। वो वजारतें तो आनी जानी चीज है, खुद ही आप लोग कहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। मगर ये है कि जब एक मनसब संभाला हुआ है जी तो उसका अगर आप जिक्र कर देंगे तो आपके कौन सा प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला हुआ है। आपने अंदर आते हुए बाहर सिक्योरिटी की गाड़ियां खड़ी भी देखी होंगी। वो मेरे साथ ही आई हैं, इसलिए बाहर खड़ी हैं, और कोई यहाँ धुलने के लिए नहीं आई है। चलें पीपल्स पार्टी को छोड़ें। क्यों छोड़ें बाबा, पीपल्स पार्टी ही हमारा जीना मरना है, पीपल्स पार्टी ही हमारा ओढ़ना बिछोना है। चलें, इसीलिए आप खाली पीपल्स पार्टी का तारुफ पसंद नहीं करते, फेडरल मिनिस्टर लगवाना चाह रहे हैं। तो फेडरल मिनिस्टर साहब, अब ये फरमाएं कि एक इत्तला है, खबर है, एक चैनल पे नशर हुई है कि पिछले 5 बरसों के दौरान आपके यानी सैयद खुर्शीद शाह साहब के असासों में 92% इजाफा हुआ है। 92%? बताएं ना। वो उसको कह लेने दो ना, असी ते सुन ही नहीं सकते। वो सुन सकता था आपके बारे में, इसलिए उसने सुन लिया है। सुन सकता है तो फिर सुनो। भाई, पहली बात तो ये है कि ये खबर गलत है। कौन आदमी है जो फोटा लेके तो मापता फिर रहा है कि किसका कितना इजाफा बढ़ गया? सर माफ कीजिएगा, ये डिक्लेयर्ड असासों की बात हो रही है। अगर अनडिक्लेयर्ड शामिल किए जाएं तो वो तो फिर होए ਅਸੀਂ तो सुन भी नहीं सकते। ये तुसी सारे सुन ही नहीं सकते तो यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? भाई, घरों में जाएं या फिर गूंगे बहरे कानों वाले अस्पताल में जाएं। देखो जुनैद साहब, बात ये है कि इजाफा तो बिल्कुल होता है, कारोबार हैं हमारे, हम कोई फारग लोग नहीं हैं। अल्लाह के फजल से अपना एग्रीकल्चर का भी काम है। सिर्फ आराइयों को ही नहीं प्रॉफिट होता, हमें भी होता है। और दूसरी बात ये है कि दूसरे भी कारोबार हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं होती अगर किसी को मुनाफा हो रहा होता है। इसमें तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे दाद देनी चाहिए कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा बुरा रवैया हमारा बन गया हुआ है कि अगर कोई आदमी को अल्लाह ताला देता है तो हम फौरन कहना शुरू हो जाते हैं कि इसने 2 नंबर तरीके से ही कमाया है। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन बहरहाल जस्टिफाई तो करना पड़ता है। अच्छा चले, छोड़ें इसको भी। ये फरमाएं कि आपको सियासत करते हुए पूरे 54 बरस गुजर गए। 54 साल हो गए शाह साहब को सियासत के मैदान में आए हुए। अब इंग्लिश में भी बताओ 54 ईयर्स। 54 ईयर्स। अब पंजाबी में भी बता दे 54 बरे। अब अरबी में भी बता दो अरबा खमसून। जी, आप तो माइंड ही कर गए। नहीं, आप याद करवा रहे हैं ना, 54 साल 3-4 दफा आपने कहा है। मैं आपके सीनियर होने का इतराफ कर रहा हूँ और पूछना ये चाह रहा हूँ कि इन 54 सालों में आपने क्या देखा है कि इस मुल्क का बुनियादी मसला है क्या? भाई, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जमहूरियत के आगे रोड़े अटकाए जाते हैं, जमहूरियत को रोका जाता है, जमहूरियत चलने नहीं दी जाती। और ये आपको मालूम है कि पाकिस्तान की वाहिद एक ही जमहूरी पार्टी है, उसका नाम पीपल्स पार्टी है। तो असल में जो पीपल्स पार्टी के आगे रोड़े अटकाए जाते हैं वो दरअसल जमहूरियत के आगे रोड़े अटकाए जाते हैं। जी, अगर रोड़े अटका रहे हैं तो पीपल पार्टी तो मजदूरों की पार्टी है, अगो रोड़े हटाई जान। तेरे भाई, पीपल्स पार्टी ने हर रुकावट दूर की है, मगर फिर दोबारा रुकावट डाल दी जाती है। आमरीयत को प्रोलॉन्ग किया जाता है, इलेक्शन लेट कर दिए जाते हैं। शाह जी, आप कह रहे हैं इलेक्शन लेट कर दिए जाते हैं? इसका मतलब है आप हमारे शो में बहुत बड़ी खबर दे के जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन वक्त पे करवाने का कह दिया। एक मिनट ठहरो, शोर न मचा दो। जो उन्होंने बात की है वो आपको नहीं पता क्या कर दी है। जो आप फरमा रहे हैं, इस वक्त मौजूदा हालात में जो इलेक्शन हैं बिल्कुल पूरे टाइम पे होने चाहिए।
पीपल्स पार्टी तो ये चाहती है कि टाइम पे इलेक्शन हो, मगर अब ये जो काम है इलेक्शन करवाने वाला, ये तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं ना। तो बाबा वो जब करवाएंगे हम उसमें हिस्सा लेंगे। शाह जी, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। इलेक्शन वक्त पे करवाने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन तो 1 घंटा भी इलेक्शन आगे नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना तो करवा देना इलेक्शन। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने करवाना होता है ना इलेक्शन, तो उसे चाहिए करवाए और टाइम पे हो। हाँ। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हुए हमने तो पोस्टर भी छपवा लिए हैं। आखिरी 500 पोस्टर आना था जब मैं निकला हूँ, लड़का लेने गया है। मैंने तो अपने कुक को भी कह दिया कि जल्दी से ले ही पका लो। पोस्टर आते हैं तो लगाने शुरू करेंगे, हमें कोई डर खौफ नहीं है। और इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की जीत सामने नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त आवाम को वाकई रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। तो वो आपको पता है, वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी का नारा है और एक ही पार्टी दे सकती है, उसका नाम पीपल्स पार्टी है। शाह जी, ये कब नारा पूरा होगा? मैं इतना सा था और दूर से पानी वाला टप लगता था। लोग डोंगे पकड़ के नहाने के लिए पास आ जाते थे, करीब आके पता चलता था ये तो इतना सा है। उस वक्त से मैं ये नारा सुनता आ रहा हूँ, ये हकीकत में कब बदलेगा? आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जरूर देंगे लोगों को रोटी कपड़ा और मकान। ये नारा तो बहरहाल हमने बहुत पहले लगा दिया था। शाह जी, मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इसके साथ आप कपड़े और मकान का वादा कर लें, रोटी का रिस्क ना लें। मैं यही तो कहने मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये जो रोटी कपड़ा और मकान है इंशाल्लाह ये जरूर मिलेगा, चूंकि मौजूदा हालात में जैसे लोगों को जिस शिद्दत के साथ इसकी ज़रूरत है और लोग जो कमी महसूस कर रहे हैं, ये तो खैर बहरहाल सारी ज़िंदगी ही रोटी की कमी महसूस करते रहे, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा रोटी कपड़ा और मकान तीनों चीज़ें जो हैं वो लोगों की पूरी करेंगे इंशाल्लाह। चूँकि लोगों को मालूम है कि ये वाहिद पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है ऐसी जो ये काम कर सकती है। अच्छा शाह जी, सुना है कि पीपल्स पार्टी ने इमरान खान पर 10 अरब हर्जाने का दावा कर दिया है, वो जो उन्होंने जरदारी साहब पर इल्जाम लगाया था अपने कत्ल की साजिश का। अब बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, ये दावा होना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं ना कि कोई भी उठ के किसी पे कत्ल की साजिश का इल्जाम लगा दे। तो जरदारी साहब इस मुल्क के चूंकि सबसे बड़े लीडर हैं, तो उनके रुतबे और उनके मुकाम के मुताबिक 10 अरब से कम तो दावा बनता भी नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये दावा 10 अरब और कितने का ये 10% बनता है? 10 अरब और वाकई मुनासिबत तो यही बनती है। नहीं जरूर होना चाहिए और इसकी सारी छानबीन होनी चाहिए। अच्छा शाह जी, इस तरह की कोई धमकी दे तो वो केस हो जाता है? बिल्कुल। तो जुल्फी ने मुझे कितनी दफा कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, इस पे करूं मैं केस? नहीं बाबा, इसके कहने का केस नहीं बनता। इसने बंदे को क्या मारना है, ये बेचारा तो चुटकी मारे तो 3-4 दिन रेस्ट करता है। तो मेरा मतलब है कि ये दावा करने का मकसद यही है कि ये इमरान खान साहब जरा होश के नाखुन लें, जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं, हर चीज का दावा कर देते हैं। तो मेरे भाई सिर्फ अपने आप को ही महफूज करने के लिए इस तरह की बातें नहीं करते, दूसरा जो बड़ा लीडर होता है उसकी इज्जत और वकार का भी ख्याल करते हैं। शाह जी, वो जो पिछले साल का बारिशों का सिंध में पानी खड़ा है वो कौन निकालेगा? उसकी सालगिरह पे निकालेंगे ना, पहले जब पूरा साल हो जाएगा। नहीं ये तो खैर आप फजूल बात कर रहे हैं। बारिशें कराई किसने थी? जी अल्लाह ने। तो पानी भी वही निकालेगा। मेरे भाई, अल्लाह ताला के कामों में नहीं बोलना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मुशर्रफ साहब ने टेलीकॉम सेक्टर का आगाज किया और लाखों लोग इस हवाले से नौकरी और कारोबार से जुड़े, लाखों लोग। फिर उसके बाद ये जो है हायर एजुकेशन कमीशन, ये भी मुशर्रफ साहब ने कायम किया था। अच्छा जी, अपना जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब के बाद जो सबसे ज़्यादा लंबा कह लें मार्शल लॉ या फौजी हुकूमत गुजारी, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब जी। वो दुनिया से चले गए हैं। और उनके मुतल्लिक एक बहस सी भी छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे भी और ईवानों में भी, के नहीं जी ये है वो है।
मेरा ख्याल है जो इंसान मर गया है उस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना या उसके लिए मगफरत की दुआ करना, ये कोई अच्छी बात है। जितना मर्जी इख्तलाफ हो, जितना मर्जी इख्तलाफ हो, आपकी जान का दुश्मन क्यों ना हो, मेरा ख्याल है कि ये मगफरत की दुआ करना जो है, ये मेरा ख्याल है, मुझे हर इसके शरई इंसान पहलू का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़ेब नहीं देता किसी मुसलमान को, जहाँ तक मुझे दीन की थोड़ी बहुत फ़हम है, किसी मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि किसी मुसलमान के मरने पे किसी भी और तरह से रिएक्ट किया जाए। हाँ, तारीख़ में उनका क्या किरदार है उसका जिक्र होता रहेगा, लेकिन जो फौरी तौर पे रिएक्शन देना चाहिए वो बहुत जी, एहतियात के साथ देना चाहिए। और मुखालिफिन ने भी अफसोस का इजहार किया है, ये कौन सी बात है। अच्छा, उनकी चंद अहम चीज़ें जो हैं वो ज़रा डिस्कस करें। 8 साल तक उन्होंने बगैर मार्शल ला के फौजी हुकूमत कायम रखी। जी फिर सबसे बड़ा जो क्रेडिट उनको जाता है वो ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, परवेज मुशर्रफ साहब ने प्राइवेट मीडिया चैनल्स का आगाज किया था, वरना इससे पहले खबरों के लिए हमें सिर्फ पीटीवी ही नजर आता था या सुना जाता था। जी फिर मुशर्रफ साहब ने टेलीकॉम सेक्टर का आगाज किया और लाखों लोग इस हवाले से नौकरी और कारोबार से जुड़े, लाखों लोग। फिर उसके बाद ये जो है हायर एजुकेशन कमीशन, ये भी मुशर्रफ साहब ने कायम किया था, जी। उसका भी बड़ा अमल दखल रहा है। एजुकेशन के महकमे में बड़ा एजुकेशन को और स्टूडेंट्स को बड़ी सपोर्ट मिली है उससे। जी जी देखो ना, अब आप लाख इख्तलाफ करें मगर मुशर्रफ दौर में स्टॉक एक्सचेंज और प्रॉपर्टी के कारोबार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ जी। और फिर जो बड़ी फख्र वाली बात आज भी महसूस होती है कि बेशुमार आप देखते हैं सोशल मीडिया पे ऐसी मुतअद्दिद वीडियोस और यूट्यूब पर कई प्रोग्राम मौजूद हैं जिनमें उन्होंने भारतीय सहाफियों को लाजवाब किया हुआ है। जी बिल्कुल, भारतीय थिंक टैंक को लाजवाब किया है, हाँ जी अमेरिकी एजेंसियों के पास कोई जवाब ना छोड़ा उन्होंने। बड़ी वो बहस जो करते थे जी जी अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए, वो बहुत अच्छी करते थे। गो उनके हिस्से में वो भी फिक्रा एक है कि अमेरिका कहते हैं मैं आपको गारों के दौर में पहुंचा दूंगा, ये एक इंतहाई नमोशी वाला जुमला भी है, मगर ज्यादातर वो मुल्क के हवाले से मुल्क को, पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए बड़े अच्छे लगे और बड़ा खूब उन्होंने डिफेंड किया। हाँ जी फिर चंद और जो खामियां हमें नजर आई हैं लेमैन के तौर पे, परवेज मुशर्रफ साहब अगर चाहते तो काला बाग डैम बन सकता है। ये सबसे अहम मुझे जो होता है ना कि यार की होया ये मिस हो गया, जिमें आखिरी गेंद नहीं मिस कर दिंदा बंदा वरना मैच जीत जाते, उस तरह है ये। काला बाग डैम आते ही वो चाहते तो बना लेते। फिर ये कोयटे का जो अकबर बुगटी साहब वाला है ऑपरेशन, फिर लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन, ये चंद ऐसी चीजें हैं जो उनके है किरदार को। कालाबाग डैम के सिलसिले में जब वो राय अमा हमवार करने के लिए अखबार नवीसों से मिल रहे थे, अखबारात के मुदीरान से, तो मुझे याद है लाहौर में जब उन्होंने मुलाकात की तो वो इतने पुरजोश थे कि लगता था कि कल से ही कालाबाग डैम की तामीर का आगाज़ हो जाएगा। मैं भी उसमें मौजूद था। तो बस वो फिर उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद कराची जाना था, तो कराची से वापस इस्लामाबाद जब वो गए हैं तो फिर कालाबाग डैम की जो फाइल है उन्होंने करीब बाद में देखेंगे भी रख लपेट के तो सब तो थले रख दी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फाइलें रख दियो। अब वैसे हमारी फील्ड के हवाले से 8 लवर बहुत थे, बहुत 8 लवर थे। मैं दुबई एक मैच क्रिकेट का देख रहा था, तो वो चूंकि पीटीवी वाले ही सारे रिकॉर्ड उसे कर रहे होते हैं, जी जी टेलीकास्ट कर रहे होते हैं कैमरा मैन, तो किसी ने मेरे पे ऐसे कैमरा मार दिया, तो ये पीछे बैठे हुए थे, मुझे नहीं था पता, वो जो खलीफा हैं अबू धाबी के, उनके साथ पीछे बैठे हुए मैच देख रहे थे, तो इन्होंने बंदे को भेज के मुझे बुला लिया। अच्छा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनको आर्ट का कितना इल्म है और कितना ये प्यार करते हैं आर्ट से। मुझे काफ़ी सारी गुफ्तगू जो है उसमें उन्होंने ये एहसास दिलाया कि मैं भी एक आर्टिस्ट ही हूँ। थे भी, गाने शाने का भी उन्हें बड़ा शौक था, हमने अपने प्रोग्राम में भी वो उनका गाना गाते हुए भी उन्हें दिखाया था। जी तो बड़े आर्ट लवर भी थे। बहुत से आर्टिस्ट जो हैं, रेशमा जी जो हैं जी जी मरहुमा, उनके मुंह से भी मैंने सुना कि मुझे वो बुलाते हैं और मेरे से गाना सुनते हैं। फिर आर्ट्स काउंसिल्स में
इस्लामाबाद में और यहाँ अलहमरा में, लाहौर में, जी जी उन्होंने कराची आर्ट्स काउंसिल में उन्होंने बड़े अच्छे फाल लोगों को लगाया और उनके दौर में आर्ट के हवाले से। वैसे तो ज़ियाउल हक दौर देखो ना, वो मुशर्रफ की जो गुलकारी का जो जौहर था उनमें, वो सबसे पहले हस्बे हाल में ही उसका इंकशाफ किया गया था कि वो गाते हैं और भी। खूब गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल हामिद अली खान साहब के साथ पूरी जुगलबंदी कर रहे थे। अच्छा, मैं कह रहा था कि ज़ियाउल हक दौर में भी आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। जी जितनी भी आप बेहतरीन टीवी सीरियल देखे जो बहुत पॉपुलर हुई थी, जी जी वो ज़ियाउल हक दौर में हुई थी। भुट्टो साहब ने वैसे तो बहुत काम किया हुआ है, ये आर्ट्स काउंसिल और ये वो सारी उन्हीं की बनाई हुई चीज़ें हैं, जी मगर इन लोगों ने भी आर्ट के हवाले से बहुत काम किया। मुशर्रफ साहब तो थिएटर देखने भी सुनाया आ जाया करते थे। शाह शराबील जो बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर हैं थिएटर के, वो अब बेचारे चले ही गए हुए हैं मेरा ख्याल है पाकिस्तान से। वो मुशर्रफ दौर में उन्होंने बड़े बड़े आला ड्रामे किए और मुशर्रफ साहब उनका ड्रामा देखने कई दफ़ा आए। अच्छा। बहरहाल उनके ये जो गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत में आना जी जी और फिर जमहूरियत के हवाले से उन पे बेशुमार जो हैं इल्ज़ामात हैं, वो अपनी जगह, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके गुनाह माफ़ फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बेहाल और आज की छोटी सी बात ये कि राज वो जहर है जिसे निगलने से नहीं उगलने से हलाकत होती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।